का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9। हफ्ते का पहला मनी सेंटर लेके आ गया हूं मैं। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करूं उससे पहले आप देखिए ऑन द शो आज कौन सी खबरें हमारे इस शो का हिस्सा हैं। बात होगी आज थोक महंगाई पर। क्या बताती है थोक महंगाई की कमी। इसके बाद कंपनियों के तिमाही नतीजों पर बात, क्या बताते हैं कंपनियों के तिमाही नतीजे। सिप कराने वाले क्यों कतरा रहे हैं। घाटे से कैसे उभरेगा सॉफ्ट बैंक। क्या मजबूत होंगे भारत अमेरिका के रिश्ते। और कर्ज को लेकर किस दबाव में आरबीआई। देश में क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन ये खुशी की बात नहीं है। आरबीआई को चिंता है, डर है। किस बात की चिंता है, किस बात का डर है, ये समझेंगे आज हम अंशुमान जी से। शुरुआत महंगाई से। महंगाई के मोर्चे पर कुछ राहत मिली है। अक्टूबर में थोक महंगाई यानी WPI घटकर 8.39% दर्ज की गई, जो करीब 19 महीने का निचला स्तर है। लंबे समय के बाद महंगाई का आंकड़ा सिंगल डिजिट में आया है। सितंबर के दौरान थोक महंगाई 10.7% थी। मैन्युफैक्चर्ड उत्पादों की जो कीमतें हैं उनमें गिरावट आई है, जिसकी वजह से थोक महंगाई गिरी है। अक्टूबर के दौरान मैन्युफैक्चर्ड उत्पादों की महंगाई 4.42% रही। हालांकि प्राइमरी आर्टिकल्स और ईंधन की महंगाई अभी भी ऊपरी स्तर पर बनी हुई है। अक्टूबर में प्राइमरी आर्टिकल्स की महंगाई 11.04% और ईंधन की महंगाई 23.14% रही। सर, थोक महंगाई के ये आंकड़े क्या बताते हैं। थोक महंगाई के आंकड़े लंबे समय के बाद महंगाई के मोर्चे से थोड़ी राहत भरी खबर आई है, और ख़ासतौर से थोक महंगाई के मोर्चे पर जो लगातार पिछले एक साल से दहाई के अंकों में थी और 15% से के आसपास थी। और इसलिए इस महंगाई के आंकड़े को भीतर से उतर कर देखना ज़रूरी है, क्योंकि थोक महंगाई का असर हमें बाद में खुदरा महंगाई पर दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ से जो होलसेल प्राइसेस हैं ये कंज्यूमर प्राइसेस और उपभोक्ता उत्पादों को प्रभावित करते हैं। हम आंकड़े को भीतर से खोल कर देखें तो खाद्य महंगाई जो कि सबसे बड़ा दबाव है, और आज शाम को जब आप सुन रहे होंगे तब तक भारत में खुदरा महंगाई का आंकड़ा भी सामने आ चुका होगा, जहां खाद्य महंगाई को लेकर सबसे बड़ी चिंता है, जिसे पहले से जाहिर किया गया था। उसके बारे में खाद्य महंगाई क्या बताती है जानना ज़रूरी है। खाद्य महंगाई का जो हिस्सा है, जो फूड आर्टिकल्स का हिस्सा थोक महंगाई के भीतर है, उसमें सब्जियों की कीमत अभी भी ऊपर बनी हुई है, लेकिन फलों की कीमत में गिरावट आई है। लेकिन फल और सब्जियों के सूचकांक ने पूरा जो खाद्य सूचकांक है उसमें कमी की है, और जो फूड इन्फ्लेशन है वो पिछले महीने 11% थी, जो घटकर अब 8.33% पर दिख रही है इस बास्केट में। लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात है जो इसके अंदर दिखाई देती है। अभी भी भारत में अनाज की और सीरियल्स की महंगाई रिकॉर्ड लेवल पर बनी हुई है। थोक महंगाई के आंकड़े भी बताते हैं कि इसके भीतर सीरियल्स की इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है, और ये लगातार तीसरा महीना है, यानी हम एक फसल चक्र से दूसरे फसल चक्र पर आ गए हैं, रबी से खरीफ के फसल चक्र पर आ गए हैं, और अनाजों की महंगाई डबल डिजिट में लगातार बनी हुई है। ये आंकड़ा महत्वपूर्ण है, जिस आंकड़े के सहारे हमें शायद आगे इसका असर खुदरा महंगाई पर भी दिखाई देगा। इसके अलावा जो नॉन फूड आर्टिकल्स हैं उनकी महंगाई में थोड़ी कमी दिख रही है, लेकिन अभी भी जो प्राइमरी आर्टिकल्स हैं उनकी महंगाई दहाई के अंकों में दिखाई दे रही। यानी प्राइमरी आर्टिकल्स वो जो कच्चा माल होते हैं, जो तैयार माल के भीतर जाते हैं, और इसलिए उनका असर शायद आने वाले समय में दिखाई देगा। मैन्युफैक्चर्ड उत्पादों की महंगाई में गिरावट इस थोक महंगाई का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, और जिसके कारण हमने भारत में थोक महंगाई दर को WPI को दहाई के अंक से नीचे जाते देखा है। इसके कई सारी व्याख्याएं इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। हालांकि अगर आप मैन्युफैक्चर्ड इन्फ्लेशन देखें तो ये लगभग मई से लगातार इसमें गिरावट दिखाई दे रही है। ये गिरावट एक तरह से अगर इसके देखने के दो तरीके हो सकते हैं। एक नज़रिया ये हो सकता है कि कमोडिटीज़ की कीमत में जो कमी आई उसका असर हमें मैन्युफैक्चर्ड उत्पादों की कीमतों में गिरावट पर दिखाई दे रहा है, पर इसका दूसरा संकेत ये भी हो सकता है कि मैन्युफैक्चर्ड सेक्टर में मांग टूटने के कारण मंदी के संकेत स्पष्ट रूप से दिखने लगे हैं। यानी कंपनियों के पास अब कीमतें बढ़ाने के मार्जिन नहीं बचे हैं। ये ट्रेंड आने वाले समय में, थोक महंगाई का आने वाला ट्रेंड अगले 2-3 महीनों में स्पष्ट होकर हमें दिखाई देगा, क्योंकि यदि थोक मैन्युफैक्चर्ड उत्पादों की कीमतें गिर रही हैं तो उस हिसाब से उनकी मांग में बढ़ोतरी बाजार में नहीं दिखाई दे रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण दबाव का स्तर है। प्राइमरी आर्टिकल्स की कीमतों में मजबूती बनी हुई है। फ्यूल की इन्फ्लेशन जो सबसे महत्वपूर्ण है, हालांकि ये पिछले महीने की
तुलना में 32% से घट के 23% पर आई है, लेकिन ये अभी भी काफ़ी ऊंची है। यानी ईंधन की और इलेक्ट्रिसिटी और ऊर्जा की महंगाई अभी भी काफ़ी ऊंची, यानी लगभग आप माने कि टोटल थोक महंगाई की दर से 3 गुनी ऊंची फ्यूल इन्फ्लेशन अभी बनी हुई है। सर बोलते हैं कि जो थोक महंगाई है वो प्रोड्यूसर साइड इन्फ्लेशन होती है, धीरे धीरे ट्रांसलेट होती है रिटेल इन्फ्लेशन में। यहाँ 19 महीने का निचला स्तर, घटी है महंगाई, आने वाले दिनों में इसका असर रिटेल महंगाई पर पड़ेगा क्या? रिटेल महंगाई की दृष्टि से शुभम अगर हम आंकड़ों को देखें, इस महीने के आंकड़े में तो शायद इसका असर नहीं आएगा, और थोक महंगाई में कमी भी देरी से रिफ्लेक्ट होती है खुदरा महंगाई में, और बढ़ोतरी भी देरी से रिफ्लेक्ट होती है खुदरा महंगाई में। तो इस बार की जो खुदरा महंगाई का आंकड़ा आएगा, हालांकि उसको लेकर चर्चा है कि वो 7% से नीचे रहेगा, लेकिन वो पिछली थोक महंगाई की तरफ से आएगा। लेकिन अगर इस आंकड़े को देखें तो उसमें 3-4 चीजें महत्वपूर्ण ढंग से हमें दिखाई देती जो खुदरा महंगाई पर आने वाले समय में दबाव बनाए रखेंगी। पहली चीज तो गेहूं की महंगाई अक्टूबर में 16% की थी, और ये पिछले साल की तुलना में 2 गुनी है। पिछले साल 8% थी वीट की इन्फ्लेशन, और अब वीट की इन्फ्लेशन इस समय 16.25%। हम लगातार मनी सेंट्रल में आपको गेहूं की महंगाई पर जानकारी देते रहे कि गेहूं की कीमत लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा जो पैडी की इन्फ्लेशन है हमको दिखाई दे रही है, वो पिछले साल नकारात्मक थी, डिफ्लेशन में थी पैडी इस समय, लेकिन इस समय 6% की महंगाई है पैडी में, धान की कीमतों में, खाद्य बास्केट के तौर पर। इसके बाद अगर आप दालों में देखें, महंगाई में गिरावट दिखाई देती है। सब्जियों में आलू की कीमत महंगी है, जो हमें, सब्जी एक बड़ा सेंसिटिव बास्केट है खुदरा महंगाई को प्रभावित करने की दृष्टि से। तो अगर इसकी कीमत रिफ्लेक्ट होती है तो हो सकता है कि सब्जियों की महंगाई के कारण हमें खुदरा महंगाई में उतनी कमी ना दिखाई पड़े, क्योंकि आलू की इन्फ्लेशन अक्टूबर के आंकड़े में 44% है, 44 से 45% आलू की इन्फ्लेशन हमें दिखाई दे रही है। दूध की महंगाई काफ़ी है, अगर आप खुदरा महंगाई की दृष्टि से देखें 5% से ऊपर है, जबकि पिछले साल 1% थी। और बाकी जो हिस्से हैं वो खुदरा महंगाई में अलग से रिफ्लेक्ट होते हैं। मैन्युफैक्चर्ड इन्फ्लेशन शायद थोड़ी मदद करेगी, कोर इन्फ्लेशन में शायद खुदरा महंगाई में थोड़ी कमी दिखाई देगी। लेकिन अभी जो डाइवर्जेंस हमें दिख रहा है, वो डाइवर्जेंस धीमे धीमे कम होता दिखाई दे रहा है। अगले 2-3 महीनों के भीतर ये रुख और स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, अब समय मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट का। एक तरफ सरकारी खरीद चल रही है खरीफ के चावलों की, और दूसरी तरफ ये आशंका गहरा रही है कि चावल की कीमतें बढ़ेंगी। क्यों, बता रही है ये स्पेशल रिपोर्ट। सरकार की तरफ से धान की खरीद में हुई बढ़ोतरी के बावजूद चावल के महंगे होने की आशंका बढ़ गई है। भारत सहित दुनिया भर में इस साल चावल की उपज कम अनुमानित है। ऊपर से निर्यात पर पाबंदियों के बावजूद देश से चावल का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, और सरकार के गोदामों में भी स्टॉक कई सालों के निचले स्तर पर आ गया है। 1 नवंबर तक केंद्रीय पूल में चावल का कुल स्टॉक 165 लाख टन दर्ज किया गया, जो नवंबर की शुरुआत का 4 वर्षों में सबसे कम स्टॉक है, और पिछले साल के मुकाबले 63 लाख टन कम है। पिछले साल नवंबर की शुरुआत में सरकार के गोदामों में 229 लाख टन से ज्यादा चावल का स्टॉक था। इस साल भारत सहित दुनिया भर में चावल की उपज घटने का अनुमान लगाया गया है। ऊपर से खपत के बाद बचने वाला स्टॉक भी कम रहने का अनुमान है, यानी वैश्विक स्तर पर चावल की सप्लाई पिछले साल के मुकाबले कम है। अमेरिकी कृषि विभाग की माने तो दुनिया भर में इस साल चावल की उपज और एंडिंग स्टॉक में 1 करोड़ टन से ज्यादा की गिरावट आ गई है। उपज घटकर 50.36 करोड़ टन अनुमानित है, और खपत के बाद 16.90 करोड़ टन स्टॉक बचेगा। इस साल भारत में भी खरीफ चावल उत्पादन में करीब 63 लाख टन कमी का अनुमान है, और उत्पादन में आई इस कमी को देखते हुए सरकार ने गैर बासमती चावल निर्यात पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं, और टूटे चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है। लेकिन इसके बावजूद पिछले साल की तुलना में भारत से चावल का निर्यात बढ़ा है। इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान देश में 111 लाख टन से ज्यादा चावल का निर्यात हो चुका है, जबकि पिछले साल इस दौरान 101 लाख टन चावल का ही निर्यात हुआ था। हालांकि चावल से सरकारी गोदाम भरने के लिए सरकार ने किसानों से धान की खरीद बढ़ाई जरूर है। 10 नवंबर तक सरकारी एजेंसियां किसानों से 231 लाख टन धान खरीद चुकी हैं, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले करीब 3 लाख टन ज्यादा है। लेकिन इस खरीद में बढ़ोतरी के बावजूद चावल की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। ऊपर से सरकार को फ्री राशन स्कीम भी दिसंबर तक चलानी है, और उसके लिए भी चावल की जरूरत है, यानी मांग के मुताबिक सप्लाई नहीं बढ़ रही। यही वजह है कि चावल के महंगा होने की आशंका बढ़ गई है।
मनी 9 के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। अधिकतर कंपनियों ने सितंबर तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए और नतीजे देखकर ऐसा लग रहा है कि कंपनियों ने इस बार ग्रोथ के मुकाबले अपने मार्जिन्स को बचाने पर ज़्यादा जोर दिया है। सितंबर तिमाही के दौरान बीएफएसआई कंपनियों को छोड़ बाकी अधिकतर कंपनियों की रेवेन्यू की ग्रोथ सिर्फ 0.2% रही है। रेवेन्यू ग्रोथ कम रहने और महंगाई की वजह से कंपनियों के मुनाफे 12% तक घट गए हैं। सर, कंपनियों के नतीजे भीतर से क्या बता रहे हैं, क्या छिपा है इन आंकड़ों के भीतर? कंपनियों के नतीजों में तीन महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई देती हैं। एक तो ये कि अगर आप बीएफएसआई सेक्टर को बाहर कर दें तो पूरा का पूरा बास्केट पिछले क्वार्टर में उनके मुनाफों में गिरावट दिखाई देती, 2% के आसपास की गिरावट है। अगर आप सारे उनको माने जो निफ्टी की 32 टॉप कंपनियां हैं उनके प्रॉफिट्स लगभग ईयर ऑन ईयर 2% गिरे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ इसमें ये दिखाई दे रही है कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, चाहे वो मेटल हो, सीमेंट हो, यहाँ सब जगह कीमतें बढ़ाए जाने के बाद भी कंपनियों के मुनाफों में कमी आई है। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि कंपनियों के मार्जिन्स में डिक्लाइन थोड़ा रुका है पिछले महीनों की तुलना में, और शायद इसकी वजह से कंपनियों ने मुनाफा गंवाया है लेकिन मार्जिन्स रोकने की कोशिश की। और चौथा ये आंकड़ा भीतर से बताता है कि एक नया कॉज ऑफ वरी या नया कंसर्न कंपनियों के नतीजों में निकल रहा है, वो ब्याज दरों की लागत में बढ़ोतरी के तौर पर सामने आ रहा है। अगले 3 महीने के दौरान शायद कंपनियों की ब्याज भुगतानों की लागत में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर कंपनियों की बैलेंस शीट पर दिखाई देने लगेगा। लेकिन अगर आप पूरा कॉर्पोरेट पैक देखें, पूरे कॉर्पोरेट पैक में देखें तो कॉर्पोरेट पैक में स्टैगफ्लेशन और स्लोडाउन के सीधे और मजबूत असर दिखाई देने लगे। इस तिमाही में जो मुनाफे में गिरावट है वो शायद अगले तिमाही में कंपनियों के निवेश के फैसलों को और बाकी चीज़ों को प्रभावित करेगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें दिखाई देती है, इसे एफएमसीजी सेक्टर या बाकी से जगह देखें शुभम, कंपनियों के वॉल्यूम के साथ हम उनकी वैल्यू ग्रोथ में भी गिरावट एफएमसीजी सेक्टर्स जो अभी तक महंगाई बढ़ाकर, कीमतें बढ़ाकर अपने प्रॉफिट को सस्टेन किए हुए थे, अब उसे भी वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर के इस क्वार्टर के नतीजों में भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरे स्लोडाउन के मजबूत संकेत हमें दिखाई देते हैं। सर, शेयर बाजार के नज़रिए से अगर हम देखें तो कंपनी की बैलेंस शीट, रिजल्ट्स, यही फंडामेंटल एनालिसिस का सबसे बड़ा आधार होते हैं। क्या कुछ कैसे करके बाजार इन नतीजों को पढ़ रहा है? बाजार में हमने कई सारे अलग अलग फैक्टर्स को एक साथ काम करते देखा। बाजार काफ़ी हद तक अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर से ड्राइव हो रहा था, इसलिए हमने पिछले सप्ताह बाजार में तेजी देखी, क्योंकि अमेरिका में महंगाई के आंकड़े थोड़े से नरम आए थे, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना कम हुई थी, और इसलिए बाजार में विदेशी संकेतों के आधार पर तेज खरीदारी दिखाई दी। लेकिन उसके बिल्कुल उल्टे अगर आप भारत के तिमाही नतीजों को देखें तो बाजार में फंडामेंटल्स जो मार्केट के हैं वो इन कंपनी के नतीजों की रोशनी में बहुत मजबूती वाले नहीं लगते। ऐसा नहीं लगता कोई लंबी तेजी की संभावना दिखाई देगी, क्योंकि खासतौर पे हालांकि कंपनियों के मार्जिन्स अब थोड़ा इंप्रूव होना शुरू हुए हैं, पर जो टॉप लाइन है कंपनियों की, जो बाकी टॉप मुनाफा है, उसमें इस समय की गिरावट महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अगर आप करीब से देखेंगे तो बाजार में अब आने वाले समय में उतनी बड़ी तेजी की गुंजाइश बनती नहीं दिखाई देगी, क्योंकि कंपनियों के नतीजे और कंपनियों की सेल्स पे के फंडामेंटल्स के आधार पर बाजार में निवेश के फैसले होंगे। लेकिन इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण कैविएट ये है कि बाजार में कुछ महत्वपूर्ण ट्रिगर मौजूद हैं। जैसे आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट में की समीक्षा में ब्याज दरों में बढ़ोतरी को थोड़ा कम रखता है तो बाजार को एक राहत मिलेगी। अगर अमेरिका में फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में बढ़ोतरी 75 के बजाय 50 बेसिस पॉइंट हो जाती है, 60 बेसिस पॉइंट आ जाती है, तो बाजार में इंस्टेंट बाइंग या रिकवरी दिखाई देगी। लेकिन भारतीय कॉर्पोरेट के फंडामेंटल्स फिलहाल अब बहुत कंजर्वेटिव और रिजर्व हो जाएंगे अगले 2-3 महीनों तक, 6 महीनों तक, जब तक कि बाजार में डिमांड नहीं दिखाई देगी। और अगर आप महंगाई और कॉर्पोरेट के नतीजों के दोनों को आंकड़ों को शुभम एक साथ मिलाकर देखें, और इसके साथ आप सीपीआई का जो आज कंज्यूमर का आंकड़ा आएगा एक साथ देखें, प्लस इसी रोशनी में आप भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर अगली तिमाही 2 तिमाही के आकलनों को साथ में रख के देखें, तो एक जो नेट चीज निकल कर आती है वो ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में डिमांड बुरी तरह टूटी हुई है, डिमांड बुरी तरह स्क्वीज है, और मांग के बिना, चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था खपत की मांग पर चलती है, तो जब तक वो डिमांड के सारे फैक्टर्स एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे हमें कोई बड़ी तेज बढ़ोतरी भारतीय शेयर बाजार में लंबे समय के लिए दिखाई नहीं देगी। कंपनी स्पेसिफिक रिजल्ट्स के आधार पर शेयरों की कीमतों में ऊपर नीचे बढ़ोतरी होगी, ऐसा संकेत हमें फिलहाल अभी मिल रहा है। शेयर बाजार में रिकवरी के बावजूद अक्टूबर के दौरान देश में नए सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान खातों के खुलने की रफ्तार घटी है। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में 17% कम
नए सिप खाते खुले हैं। म्यूचुअल फंड एसोसिएशन के मुताबिक सितंबर के दौरान देश भर में 23,66,000 नए सिप खाते खुले हैं, जबकि अक्टूबर में 19,73,000 खाते खुले थे। इससे पहले अगस्त के दौरान 21 लाख से ज़्यादा खाते देश में एक महीने के दौरान खुले थे। सर, सिप खातों में गिरावट क्यों आ रही है, इसकी क्या वजह है? सिप खातों में गिरावट की के साथ एक और आंकड़ा इसके साथ आया जो हमारे लिए जानना जरूरी है। पहले 8 महीनों के दौरान भारत में करीब 141.44 लाख के आसपास नए अकाउंट खोले गए शुभम। इसमें से करीब 75, जबकि इसकी तुलना में 75.87 लाख अकाउंट बंद भी हुए, सिप के पुराने अकाउंट बंद भी किए गए। तो यानी अगर आप मान के चलें कि 54% अकाउंट बंद हुए हैं जितने अकाउंट खुले हैं उनकी तुलना में। एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो इस पीरियड के दौरान बढ़ोतरी में दिखाई देती है। सिप का इनफ्लो पिछले 7 महीनों के दौरान तेजी से बढ़ा, यानी जो अकाउंट नए खोले गए और जो अकाउंट चल रहे थे उनमें सिप के इनफ्लो में या सिप या निवेश में बढ़ोतरी हुई है। एक महत्वपूर्ण चीज़ हमें दिखती है जो शायद अब दिख रही है, क्योंकि भारतीय शेयर बाजार में तेजी का एक दौर धीमे धीमे फिजल आउट हो रहा है। कई तरीके के सेंटिमेंट ऐसे हैं जो बाजार में वॉलेटिलिटी की तरफ, उतार चढ़ाव की तरफ ले जा रहे हैं। तो मुझे जो दिख रहा है बाजार में उस ऐसा लगता है कि सिप से लोगों ने मुनाफा वसूली की है, लोगों ने बिकवाली की है और अपने पैसे वापस निकाले हैं। जो डिसकंटिन्यूएशन है सिप अकाउंट का, हालांकि महीने के आधार पर अक्टूबर में 12% गिरा है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे मुनाफा वसूली के संकेत इस 74 लाख के आसपास सिप अकाउंट बंद होने से हमें सामने दिखाई देते हैं। दुनिया भर के स्टार्टअप्स को फंडिंग मुहैया कराने वाले जापान के सॉफ्टबैंक के विजन फंड को सितंबर तिमाही के दौरान $7 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। विजन फंड को हुए नुकसान के बाद सॉफ्टबैंक की तरफ से भविष्य में स्टार्टअप को दी जाने वाली फंडिंग पर असर पड़ सकता है। कई वर्षों तक सॉफ्टबैंक दुनिया भर के स्टार्टअप्स को फंडिंग करने वाला सबसे बड़ा निवेशक रहा है, लेकिन इस साल कई स्टार्टअप को हुए नुकसान की वजह से सॉफ्टबैंक को घाटे का सामना करना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि भविष्य में सॉफ्टबैंक स्टार्टअप में फंडिंग को लेकर ज़्यादा निगरानी बरतेगा, ज़्यादा सख्ती कर सकता है। सर, सॉफ्टबैंक के घाटे से निकलने की अगली रणनीति क्या होगी? सॉफ्टबैंक का डिबेकल या सॉफ्टबैंक की तरफ से जो लगातार बयान आया और जो घाटा आया, ये दुनिया के पूरे स्टार्टअप स्पेस में एक बड़े शिफ्ट की तरफ या एक बड़े परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है। इस पर हम पहले भी बात करते रहे हैं। मासायोशी सन ने जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही, उनके बयान में एक उन्होंने सबसे बड़ी बात कही जो आपको शुभम ने बताई कि आने वाले समय में स्टार्टअप को में निवेश में वो सतर्कता बरतेंगे। मासायोशी सन वो व्यक्ति थे जिन्होंने सिलिकॉन वैली में क्रांति कर दी थी और स्टार्टअप की जो वेंचर कैपिटल फंडिंग थी उसके वो बादशाह माने जाते थे। और दुनिया के किसी भी देश में स्टार्टअप्स शायद नहीं होंगे जिनको सॉफ्टबैंक ने फंड नहीं किया होगा। और ज़्यादातर स्टार्टअप्स की स्टोरी अब घाटे वाली, नुकसान वाली, नौकरियों को निकालने वाली हो रही है। यहाँ से जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इन्वेस्टर है वो अपना रुख बदल रहा है, और रुख बदलने के पीछे जो फंडामेंटल हैं वो ये बता रहे हैं कि जो टेक इकोनॉमी है उसमें .com बबल जैसी एक परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है, जो बात संकेतों के तौर पर कही गई। दूसरी बात, मासायोशी ने कहा कि वो अपनी एसेट्स सेल करेंगे, यानी वो अब धीमे धीमे अपनी एसेट्स को कम करने की कोशिश करेंगे। ये दूसरा और ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू है कि उनका कहना है कि वो अपनी एसेट का मोनेटाइजेशन करना चाहते हैं, यानी अब वो ऐसे ग्राहकों की तलाश करेंगे जो विभिन्न स्टार्टअप्स में उनकी हिस्सेदारी को खरीदें और ऐसे और जिससे कि उनकी फंसी हुई पूंजी वापस निकल सके। दुनिया में सॉफ्टबैंक जैसे बड़े निवेशकों की संख्या कम है। इतना बड़ा पैसा रखने वाली कुछ ही फंड्स हैं, अलीबाबा या टाइगर ग्लोबल जैसे फंड्स हैं, और वो सब फंसे हुए हैं। तो इसलिए मासायोशी सन को अपनी इक्विटी, अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए क्या निवेशक बाजार में मिल पाएंगे, दूसरी बात है। और तीसरी बात ये कि एक साथ अगर आप देखें कि सिर्फ स्टार्टअप फंड्स की ही नहीं, अगर आप क्रिप्टो में कंपनीज की बैंकरप्सी देखें, ओवरऑल पूरे आईटी सेक्टर में कंपनियों की निकासी देखें, तो एक बड़ा शेकअप, एक बहुत बड़ा उलटफेर दुनिया की टेक अर्थव्यवस्था में हो रहा है, जिसके संकेत पिछले साल नवंबर से बनने लगे थे, जब हमने टेक कंपनियों में एक तेज गिरावट देखी थी और उसके बाद स्टार्टअप्स का मेल्टडाउन देखा था। लेकिन अब आने वाले समय में अगले 7-8 साल में मासायोशी सन या टाइगर ग्लोबल जैसी कंपनियां वापस लौट कर आएंगी और स्टार्टअप्स को इस तरह से फंड करेंगी, इसकी गुंजाइश हमें कम दिखाई देती है। उसकी वजह यह है कि अब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं महंगी ब्याज दरों के साइकिल की तरफ जा रही हैं, और ब्याज दरें जब तक बढ़ती रहेंगी तब तक ये सस्ती पूंजी जो स्टार्टअप्स में आती थी उसको मिलने में मुश्किल होगी। और सन के इस डिबेकल का या के इस घाटे का, नुकसान का असर हमें भारत के स्टार्टअप स्पेस पे भी दिखाई दिया है। स्टार्टअप्स ऐसी दिक्कत में फंस सकते हैं, सॉफ्टबैंक की ये स्थिति आ सकती है,
ट्विटर की तरह स्टार्टअप्स की जो सेवाएं मुफ्त में आपको मिल रही हैं ये नहीं मिलेंगी, इसका पैसा लग सकता है, आने वाले दिनों में नौकरियों पर संकट आ सकता है। ये सब कुछ आपको करीब 2 महीने पहले इकोनॉमिकम में हमने बताया था। ये इकोनॉमिकम जिसका आप ये तस्वीर देख रहे हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कहीं ये वो तो नहीं, ये इकोनॉमिकम था। इसको अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये सब कुछ जो इस समय घट रहा है ये 2 महीने पहले इकोनॉमिकम आपको बता चुका है। अमेरिकी डॉलर में आई नरमी की वजह से कच्चे तेल की कीमतें फिर से बढ़ना शुरू हो गई हैं। विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $96 के ऊपर पहुंच गया। WTI क्रूड भी $88 के ऊपर है। डॉलर इंडेक्स 107 के नीचे बना हुआ है और डॉलर की कमजोरी कमोडिटीज़ के भाव को बढ़ा रही है। सर, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी अच्छी खबर मानी जाए, खुश हुआ जाए, या कच्चा तेल खोलने लगा इसे खराब खबर मानी जाए? जिस तरफ आप खड़े हैं शुभम, उस तरफ से ये चुनाव किया जा सकता है। शेयर बाजार के लोग ये मान रहे हैं कि महंगाई घटने के संकेत मिलने लगे हैं। दुनिया भर के बैंक सस्ते कर्ज की तरफ वापस लौटेंगे, जल्दी लौटेंगे या देर से लौटेंगे, लेकिन वो कर्ज में बढ़ाने की प्रक्रिया को थोड़ा सा धीमा करेंगे और दुनिया में मंदी की संभावनाएं, मंदी की आशंकाएं थोड़ी सी सीमित हो जाएंगी। अगर आप इस तरफ से देखें तो आपको शेयर बाजारों की तेज़ी में कुछ जस्टिफिकेशन दिखाई देगा। लेकिन आप बिल्कुल दूसरी तरफ से देखें कि जैसे ही डॉलर 110 से नीचे आया, पूरी दुनिया भर की कमोडिटीज वापस तेज होना शुरू हो गई। और हम इन्हीं कमोडिटी की तेजी से तो महंगाई में लौटकर में आए थे। महंगाई रूस यूक्रेन युद्ध के बाद मार्च तक तो दुनिया में कमोडिटीज़ की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं दिख रही थी। इसी साल की बात है, जनवरी तक कमोडिटीज़ में स्लो डाउन था, मंदी थी, क्योंकि हमने कोविड महामारी का दौर देखा था जब डिमांड दुनिया में पूरी तरह टूट गई थी। उसके बाद कमोडिटीज़ के प्राइसेस में बढ़ोतरी शुरू हुई पिछले साल सितंबर अक्टूबर से, और एकदम युद्ध के बाद कमोडिटीज़ में पीक आया। जो 2 चीज़ें महत्वपूर्ण देखने वाली हैं कि अब दुनिया इन 2 परिस्थितियों के बीच में खड़ी हुई है। हो सकता है अर्थव्यवस्था में मंदी ना आए, लेकिन स्टैगफ्लेशन का खतरा तो पूरी दुनिया में है, और स्टैगफ्लेशन तकनीकी तौर पर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में आ चुकी है। अब जैसे जैसे दुनिया के बैंक महंगाई का सच स्वीकार करते जाएंगे, उन्हें ये लगेगा कि वो ग्रोथ की चिंता करें और कर्ज को महंगा करने की प्रक्रिया रोकें, वैसे वैसे महंगाई के नए दौर सामने वापस आते जाएंगे। और ये बात हमें क्रूड की कीमतों में दिखाई दे रही। क्रूड दुनिया में हमेशा सिर्फ उसी समय टूटा है जिस समय मंदी आई है, भयानक मंदी आई है। इसके अलावा कच्चे तेल का पिछला पूरा इतिहास हमेशा तेजी का ही इतिहास रहा है, ऊपर बढ़ने का है। हमने क्रूड की सबसे खराब दौर देखा था कोविड के दौरान, जीरो से नीचे चला गया था। जब दुनिया में कोई बड़ी क्राइसिस होती है, डिमांड एकदम टूटती है, तो क्रूड की कीमतें गिरती हैं। इतनी सब खींचतान के बाद भी दुनिया में कमोडिटीज़ की कीमतों में आमतौर पर मार्च की तुलना में अभी तक 4 से 5% से ज़्यादा की गिरावट नहीं देखी, जो ब्लूमबर्ग का कमोडिटी इंडेक्स हमें बताता है। अब 2 फैक्टर ऐसे हैं जो महंगाई को नई ताकत देने की तरफ जा रहे हैं। एक फैक्टर ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डिमांड वापस अगर रिकवर होगी और डॉलर इंडेक्स में कमी आएगी, डॉलर की मजबूती थोड़ी थमेगी। और दूसरा, चीन की रीओपनिंग शुरू हो रही है। चीन अब गहरे दबाव में कि अपनी अर्थव्यवस्था को कोविड के शैकल से, कोविड की शर्तों और सख्तियों, जंजीरों से आज़ाद करे, ताकि अर्थव्यवस्था में ग्रोथ वापस लौट सके, नहीं तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा कर बैठ जाएगी। तो चीन अब एग्रेसिवली अपनी इकोनॉमी को ओपन करना शुरू करेगा ग्रोथ की वापसी के लिए, और वो वापस डिमांड को लेकर आएगा। और इसलिए बार बार दुनिया के बैंकर्स, कम से कम फेडरल रिजर्व बार बार ये संकेत दे रहा है कि महंगाई से लड़ाई को बीच में छोड़ देना या उसे कमजोर कर देना, महंगाई को नई ताकत देना होगा। और हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है यहाँ कि अभी भी पूरी दुनिया में सारे बड़े देशों की महंगाई दर उनके अपने लक्ष्यों से बहुत ऊपर बनी हुई है, बहुत ज़्यादा ऊपर बनी हुई है। भारत में भी महंगाई दर 7% के आसपास है, जबकि लक्ष्य 2 से 6% के आसपास का है, जहाँ पर आरबीआई को महंगाई दर लेकर आनी है, और यही स्थिति अमेरिका में भी है। तो अब ये बड़ी दुविधा है बैंकरों के सामने और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के सामने कि वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया धीमी करें और महंगाई को वापस बढ़ने दें, या महंगाई पर दबाव बनाए रखें, ढक्कन लगाकर उस पर बैठे रहें कि जब तक ये तूफान बैठकर शांत ना हो जाए, और उसके बाद दोबारा इस ढक्कन हटाया जाए और फिर ब्याज दरों में कमी की जाए। ये अगले 2 महीने के भीतर, दिसंबर और जनवरी के भीतर, दुनिया के बहुत सारे बैंक ये बताएंगे कि वो किस तरफ झुक रहे हैं। वो महंगाई को बढ़ने देने के खतरे पर ग्रोथ की वापसी की तरफ झुकेंगे, या वो फिर फिलहाल महंगाई के खिलाफ अपनी जो यलगार है, जो अपनी तेज तर्रार लड़ाई है, उसे जारी रखेंगे। बिल्कुल। अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। शुक्रवार को अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट की तरफ से घोषणा की गई कि भारत सहित इटली, मैक्सिको, वियतनाम और थाईलैंड की करेंसी को मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया गया। शुक्रवार को ही अमेरिका की ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन भारत के दौरे पर थी और इस हफ्ते इंडोनेशिया में शुरू हो रहे G20 शिखर सम्मेलन से
ठीक पहले अमेरिका की तरफ से एक कदम उठाया गया है। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते मजबूत करने के लिए अमेरिका की तरफ से ये कदम उठाया गया है। सर, हम लिस्ट से बाहर आ गए या और 4 देश बाहर आ गए, सबसे पहले ये बताइए करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट होती क्या है? करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट अमेरिका उन देशों को जिन देशों के साथ उसका बड़ा व्यापार है और जिन देशों में वहाँ के केंद्रीय बैंक मुद्राओं को कृत्रिम रूप से कमज़ोर या मजबूत करने के लिए दखल करते हैं, उसे करेंसी मैनिपुलेशन की श्रेणी में रखता है और इन्हें करेंसी मैनिपुलेशन कहा जाता है। इस सूची में 2 साल से भारत को भी डाला गया था, क्योंकि भारत अपनी करेंसी के बाज़ार में इंटरवीन करता है, जो हमने देखा भी है बराबर भारत में होता है। इस लिस्ट में रखने के 3 बड़े क्राइटेरिया हैं जो जानना ज़रूरी है। क्राइटेरिया ये है कि इसमें वो देश होते हैं जिनका एक बड़ा ट्रेड सरप्लस यूएस के साथ होता है, जब कम से कम $15 बिलियन का, यानी अमेरिका से होने वाला निर्यात उन देशों को कम होता है और उन देशों से अमेरिका को जाने वाला आयात ज़्यादा होता है। एक कैटेगरी ये है जहाँ पर, क्योंकि तभी अमेरिका के व्यापारिक इंटरेस्ट इससे प्रभावित होते हैं और इसमें रखा जाता है। दूसरा ये कि उन देशों का करंट अकाउंट सरप्लस जीडीपी के 3% के आसपास या उसके इर्द गिर्द हो, जिसके कारण आप उसे करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में डाला जाता है, क्योंकि ये करंट अकाउंट सरप्लस उन देशों को मुद्राओं के मैनिपुलेशन में और अमेरिका में सस्ता माल बेचने की सुविधा देता है। और तीसरा ये कि सीधा परसिस्टेंट वन साइडेड इंटरवेंशन होता हो फॉरेक्स मार्केट में, यानी वहाँ के केंद्रीय बैंक लगातार बाजार में मुद्रा को कमज़ोर या मजबूत करने के लिए दखल देते हों फॉरेन करेंसी, और ये लगातार 8 से 12 महीने चलता रहता हो, तो अमेरिका अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में देशों को शामिल करता है। इस सूची में इस समय भारत के निकलने के बाद भी चीन मौजूद है, जापान इसी सूची में है, कोरिया इसी सूची में है, जर्मनी इसी में है, मलेशिया इसी में है, सिंगापुर इसमें और ताइवान है। तो दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो अपनी अपने करेंसीज में इंटरवीन करती हैं, वो सब इसमें शामिल है। सर, इस लिस्ट से भारत बाहर आ गया, इसका क्या मतलब है? भारत के बाहर आने का समय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब भारत के बाहर आने की घोषणा शुभम उस समय की गई जब अमेरिका की वित्त मंत्री भारत आई हुई थी, जेनेट येलेन यहाँ थी, और वो जिस प्रस्ताव पर चर्चा करने आई थी वो चर्चा रूस के तेल पर कैपिंग की थी, जिसमें भारत जो कि सबसे बड़ा ग्राहक है उसकी मदद की ज़रूरत थी। इस प्रक्रिया के बाद भारत को कम से कम एक बड़ा संतोष या एक बड़ी सुरक्षा ये मिलेगी कि उसे करेंसी मैनिपुलेटर्स की सूची से बाहर कर दिया गया। और ये काम उस समय हुआ है जो कि महत्वपूर्ण समझना ज़रूरी है, जब शायद रिजर्व बैंक ने सबसे एग्रेसिवली मुद्रा बाजार में दखल दिया है। पिछले 6 महीने 8 महीने के दौरान रुपए की गिरावट को थामने के लिए रिजर्व बैंक ने बेहद एग्रेसिव ढंग से बाजार में दखल दिया, यानी करेंसीज को सपोर्ट करने के लिए अगर दुनिया के देश अपने बाजार में दखल करते हैं तो उसे लेकर अमेरिका की जो समझ है और जो शर्तें हैं वो थोड़ी उदार हो रही हैं। हालांकि जापान इसमें भी शामिल है जो बाजार में दखल करता है, और जिसने जापान में बाजार में दखल करके और येन को गिरने से बचाकर पूरी दुनिया में काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन कहीं ना कहीं डॉलर की मजबूती के बाद अमेरिका के भीतर या अमेरिका के मौद्रिक नियामकों के बीच ये समझदारी बनी है कि दुनिया के देशों को करेंसी में अपनी करेंसी को गिरने से, एक सीमा से अधिक गिरने से रोकने के लिए बाजार में दखल देना ज़रूरी है। क्या ये नीति अन्य देशों के लिए भी अपनाई जाएगी या केवल भारत के लिए रहेगी, ये अब अलग बात है। पर भारत कम से कम अब भारत के करेंसी मैनेजमेंट को लेकर जो सवाल उठते थे, जो प्रश्न उठते थे, उन सवालों से तो भारत बाहर आ गया। डिप्लोमेटिकली शायद अमेरिका की कोशिश ये थी कूटनीतिक तौर पर कि भारत को कुछ ऐसा ऑफर किया जाए इन वार्ताओं में, क्योंकि अमेरिका की वित्त मंत्री भारत आई हुई थी, जिससे भारत इस बात पर सहमत हो सके कि अमेरिका जो पूरी दुनिया में रूस पर प्रतिबंधों की नई तैयारी कर रहा है उसमें वो उसके साथ खड़ा हो। भारत क्या इस तोहफे पर या इस पेशकश पर सहमत होगा, ये हमें बाद में पता चलेगा। इस बीच इंडोनेशिया में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले सदस्य देशों के स्वास्थ्य और वित्त मंत्रियों ने रविवार को $1.4 अरब के महामारी कोष को लॉन्च किया। इस फंड का इस्तेमाल भविष्य में आने वाली महामारियों से निपटने के लिए किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की तरफ से UPI की सफलता के बारे में दुनिया को बताया जा सकता है। साथ ही पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की योजनाएं क्या हैं, इसके बारे में जानकारी दी जा सकती है। सर, पहला सवाल फंड पे, ये जो नया फंड है क्या है, किस काम आएगा, कब आएगा?
शुभम में याद होगा कि जब कोविड आ रहा था तो दुनिया के जो समृद्ध और अमीर देश थे उनकी पूरी दुनिया में बड़ी आलोचना हुई थी। वैक्सीन की पॉलिसी को लेकर उन्होंने अपने यहाँ वैक्सीन्स रखी थी, दुनिया के देशों को नहीं दी थी, वैक्सीन रिसर्च को लेकर, वैक्सीन के पेटेंट को लेकर, और उसके बाद एक किस्म से उनके ऊपर एक दबाव था और एक तरीके का अपराध बोध था विकसित देशों में कि वो पैंडेमिक से या महामारी से पूरी दुनिया में जो तबाही फैली उसमें जो परेशान होने वाले देश थे, खासतौर से जो मिडिल इनकम लो इनकम देश थे या डेवलपिंग कंट्रीज़ थे, उन्हें कुछ मदद कर सके। तो G20 की इस बाली समिट में पहली चीज़ ये हुई कि एक बड़ा पैंडेमिक फ़ंड बनाया गया है, इस फंड को एक शुरुआती फ़ंड कहा गया है। इसमें 1.4 बिलियन डॉलर का कोष रखा गया है। इंडोनेशिया के वित्त मंत्री ने कहा कि बिल्कुल शुरुआती फ़ंड है, इसमें और भी आगे पैसा आएगा। माना जा रहा है कि इस्टीमेट किया है G20 ने कि दुनिया में के देशों को उनकी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए करीब 31 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है। फिलहाल इसमें G20 के देशों ने, कुछ प्रमुख देशों ने और गेट्स फाउंडेशन ने पैसा दिया है इस फंड को चलाने के लिए। इसके बाद इसमें अलग अलग पैसा आता जाएगा और शायद इससे तीसरी दुनिया के देशों को उनकी स्वास्थ्य सेवाओं में, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए मदद दी जाएगी। सर, इसके अलावा ये तो एक बात हो गई फंड की, इसके अलावा अगर G20 सम्मेलन गौर करना है, ध्यान रखना है, तो क्या अहम बातें और होंगी? लगता है एक सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन है इस समय दुनिया की परिदृश्य से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर आप कूटनीतिक रूप से देखें। ये इस सम्मेलन के बाद दुनिया के में जो अलग अलग किस्म के भू राजनीतिक तनाव शुरू चल रहे हैं, जहाँ पर चाइना ताइवान एक हब बना हुआ है, कोरिया एक हब बना हुआ है, और यूरोप में रूस यूक्रेन एक तीसरा हब है, और मिडिल ईस्ट एक चौथा हब है। इन पर जो तनाव है इसे ईज आउट करने के लिए और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को जो कि मंदी और स्टैग्फ्लेशन में फंस रही उन्हें उबारने के लिए इस मंच पर, बाली के मंच पर कुछ बड़ी सहमतियां बनना ज़रूरी है। यहाँ जो सबसे बड़ी मीटिंग जिस पर निगाह रहेगी, इसके बाद बाकी सारी चीज़ें पीछे हो जाएंगी, वो होगी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात जो यहाँ होनी है। और ये काफ़ी तनातनी, काफ़ी खींचतान, तनाव, रिश्ते काफ़ी हद तक ख़राब हो जाने के बाद ये मुलाकात होने की वहाँ संभावना है। और अगर ये मुलाकात सही माहौल में होती है और इससे एक बेहतर स्टेटमेंट निकलता है तो कम से कम आर्थिक रूप से दुनिया के बाजार जो ऑलरेडी एज पर बैठे हुए हैं, महंगाई और मंदी के बीच झूल रहे हैं, उन्हें एक बड़ी राहत मिलेगी इस बातचीत से। अमेरिका की तरफ से इस बात के संकेत दिए गए हैं कि वो चीन के साथ कोई कन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, यानी बाइडेन ने बाली जाते समय उनके प्रशासन ने संकेत दिए हैं। इधर चीन ने रूस की तरफ से चिप टेक्नोलॉजी पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद कोई रिटेलिएशन नहीं किया है, कोई पलटवार नहीं किया है, जिस पर हम पहले भी चर्चा करते रहें। तो दोनों देश तनाव को कम करके दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ने का मौका देंगे और शांति पर बातचीत करेंगे, इसलिए बाली की बैठक महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ इस पहलू में वो है वो रूस का परिप्रेक्ष्य है, क्योंकि अमेरिका इस बैठक में, हालांकि चीन और भारत दो ऐसे देश हैं जो शायद परोक्ष रूप से रूस के साथ दिखे हैं इस पूरी व्यवस्था में, लेकिन इसके बाद भी G20 के इस मंच पर अमेरिका और बाकी देश रूस को अलग थलग करने की पूरी कोशिश करेंगे। रूस ने G20 में सिक्योरिटी पर, इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर चर्चा के प्रस्ताव को खारिज किया है। ये एक दिलचस्प रसाकशी होगी और ये दिखाई देगा कि दुनिया के कौन से देश रूस के साथ हैं और कौन से देश रूस से अलग हैं। इस संदर्भ से भी G20 की बैठक महत्वपूर्ण होने वाली है। और जिस बैठक का अंशुमान सर जिक्र कर रहे हैं वो बैठक इस समय चल रही है जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, और शाम जब आप ये शो देख रहे होंगे तब तक इस बैठक के कुछ आउटकम्स आएंगे, हमारी निगाह इस पर बनी रहेगी और कल मनी सेंट्रल में इसका फॉलोअप हम ज़रूर लेकर आएंगे। महंगे कर्ज के बावजूद देश में लगातार बढ़ रही क्रेडिट ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास बुधवार को देश के सभी बड़े सरकारी और निजी बैंक प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। बैठक में बढ़ती क्रेडिट ग्रोथ के खतरों का आकलन किया जाएगा। इसके अलावा धीमी डिपॉजिट ग्रोथ और रिटेल और MSME कर्जों की एसेट क्वालिटी पर भी चर्चा हो सकती है। अगले महीने रिजर्व बैंक पॉलिसी दरों में भी फैसला लेगा। ऐसे में ये बैठक और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सर, किसी देश में कर्ज की मांग बढ़ रही है डबल डिजिट में, ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, फिर इसको लेकर रिजर्व बैंक दबाव में क्यों दिख रहा है? रिजर्व बैंक दो वजह से दबाव में शुभम। पहली चीज़ तो ये कि रिजर्व बैंक को ये लग रहा है कि जिस तरह से कर्ज की मांग बढ़ रही है, जबकि अर्थव्यवस्था में आमतौर पर इनकम टूटी हुई है, डिमांड नहीं दिखाई दे रही है, तो ये कर्ज की मांग क्या बैंकों को एक नए किस्म के NPA ट्रैप की तरफ नहीं ले जा रही है? इस बैठक में शायद RBI ये समझने की कोशिश करेगा कि जो पिछले NPA मॉरिटोरियम के दौर के, कोविड के दौर के हैं, खासतौर से MSME सेक्टर में भी और रिटेल सेक्टर में,
उनकी क्या स्थिति है, क्योंकि हम जो क्रेडिट की ग्रोथ रेट देख रहे हैं वो आमतौर पर रिटेल सेक्टर से ज़्यादा है। उद्योगों में तो हमने भी आपसे चर्चा की कि जो नतीजे कंपनियों के आए हैं वो ब्याज दरों में का दबाव बढ़ने की या ब्याज के भुगतान का दबाव बैलेंस शीट पर बढ़ने का संकेत दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में कंपनियां नए कर्ज लेने नहीं जा रही, कॉर्पोरेट की तरफ से डिमांड नहीं आ रही। तो जो रिटेल की डिमांड आ रही है वो कहाँ से आ रही? क्या बैंक ज़्यादा ओवरबोर्ड हो रहे हैं कर्ज देने के लिए इस समय, वो भी इस महंगी दर के ऊपर? ये चिंता बड़ी बात है। और भारत में हमने आमतौर पर ऐसी परिस्थिति देखी है कि हर 2 साल बाद भारत में एनपीए का एक बड़ा साइकिल बैंकों को हिट करता है, और अभी बैंक उस एनपीए के साइकिल से निकले नहीं हैं, क्योंकि कोविड के जो कर्ज हैं वो वापस सामने आने वाले। ये बड़ी चिंता की बात है। इसलिए क्रेडिट की ग्रोथ रेट, जो कि रिकॉर्ड क्रेडिट की ग्रोथ रेट है, वो आरबीआई को के लिए चिंता की वजह बन रही है। सर, इसके अलावा दूसरा सवाल ये कि बैंकों के लिए अगर आप देखें तो इस समय कितनी बड़ी चुनौती है डिपॉजिट का ना बढ़ना? आरबीआई इस बात पर भी समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि बैंकों के लिए हमने देखा भी नतीजों में कि केवल बीएफएसआई सेक्टर या बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर ऐसा था जिसने बाजार में मुनाफों में गिरावट के ट्रेंड से अपने आप को अलग रखा और वहां बढ़ोतरी दिखाई दी। पर जितनी टिप्पणियां, जितने एनालिसिस, जितने डेटा हमारे सामने आ रहे हैं वो बीएफएसआई इंडस्ट्री के लिए अब आने वाले 2 क्वार्टर्स में गिरावट की तरफ इशारा कर रहे हैं। उसकी 2 बड़ी वजह हैं, क्योंकि उन कंपनियों, बैंकिंग कंपनियों के और बैंकों की फंड्स की कॉस्ट में लगातार बढ़ोतरी हो रही। वो जमा पर ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी कर रहे हैं, क्योंकि उनको कैपिटल चाहिए और तब भी ब्याज दरें उतनी नहीं बढ़ रही। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियोज काफ़ी ऊंचाई पर हैं, और जबकि बैंक जो कर्ज दे रहे हैं वो मंदी की अर्थव्यवस्था में डाल रहे हैं। इसलिए आरबीआई को और बैंकों को भी ये चिंता है कि उसमें से कितने कर्ज की रिकवरी होगी या नहीं होगी। तो यहाँ से आरबीआई क्या इंटरवेंशन करता है इस पूरी बैठक में बैंक क्या ब्याज दरों में, जमा पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को ऐसे ही जारी रखेंगे, उसे कम करेंगे, बैंकों को थोड़ा संभल कर कर्ज देने के लिए कहा जाएगा? ये सारी बातें यहाँ से निकलकर सामने आएंगी। एक बड़े बैंक एसबीआई ने संकेत भी दिया है आज कि वो आने वाले समय में अब कर्ज देने में काफ़ी सतर्कता बरतेगा और प्रस्तावों पर काफ़ी सोच समझकर विचार करेगा। इसलिए 2 वजहों से इसे करीब से देखना ज़रूरी है। बैंकों के एनपीए, फंसे हुए कर्ज बड़ी समस्या हैं जो अभी तक प्रोविजनिंग के का शिकार हैं। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ से आने वाले 2 क्वार्टर में क्या भारत में बैंक कर्जों की मांग कम होगी, उसमें गिरावट आएगी, आरबीआई इसको सीमित करने की बात कहेगा। यहाँ से क्या ये नतीजा निकलता है हमें देखना होगा। और दूसरा नतीजा हमें ये देखना होगा कि अगर बैंक कर्जों की मांग में गिरावट आने वाले समय में है तो जो ग्रोथ की रिकवरी के चांसेस हमें आने वाले वीक्स में मंथ्स में दिख रहे हैं, उनका क्या होगा। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल, और आपको पता चला कि आखिर आरबीआई को किस बात का डर है। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल फिर जुड़ूंगा शाम को 7 बजे अंशुमान जी के साथ मनी सेंट्रल लेके। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है।